कि साफ सुथरा हो, नतीजे जो भी आए। अगर गड़बड़ आया, कुछ गड़बड़ी के व्यापक पैमाने पर आरोप लग गए तो ये बारूद का ढेर बन सकता है। अगले 48 घंटे बिहार के लिए बहुत ज्यादा निर्णायक है। हाँ, अगर घोषणा नहीं हुई उनके नाम का विधिवत, नीतीश मजबूरी है और नीतीश सबके हैं। हाँ, आज इधर हैं, कल उधर हैं, भले आप उनको पलटू कहते रहिए, तो भाई पलटते वो हैं तो बाकी भी तो पलटते हैं। हाँ, उनको ले लेते हैं, उनको शामिल कर लेते हैं, उनको नेता मान लेते हैं, तो दूसरे भी पलटू हैं। ये घोषणा पत्र बिहार में मैं मानता हूं कि एक प्रगतिशील घोषणा पत्र है, और एनडीए को भी चाहिए कि इससे बढ़िया घोषणा पत्र लाए, तभी तो बिहार का कल्याण होगा। हमको लगा कि जैसे मोदी जी तेजस्वी बिहार के मोदी हो गए, कि दूल्हा को घोड़े पर चढ़ा दिया गया, उसके बाद घोड़ा को नीचे से दौड़ा दिया गया। हाँ, नीतीश जी की बात कर रहा हूँ। जी, कांग्रेस पार्टी को उस लिहाज से क्या मिला? हाँ, 61 सीटें, पिछले बार तो 70 था। हाँ, और इस उसमें भी 61 में भी 11 आमने सामने लड़ रहे हैं। आला कमान तो अमित शाह जी हैं। हाँ, उनका जो पुराना बयान है कि विधायक दल चुनेगा, हाँ। जबकि वो मोदी जी के नाम की घोषणा 29 के लिए अभी से कर दी है कि 29 में यही होंगे। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। आज एक बार फिर हमारे साथ देश के वरिष्ठ पत्रकार, वरिष्ठ संपादक सतीश के सिंह साहब जुड़े हैं। सतीश सर, बहुत बहुत स्वागत है द स्वतंत्र पर। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा सर, धन्यवाद। तेजस्वी तेजस्वी प्रण कल घोषित किया गया है सर, महागठबंधन का घोषणा पत्र। उसको किस तरह से देखा जाए सर, और किस तरह की बॉडी लैंग्वेज कल आपको दिखाई दे रही थी? देखिए, ये घोषणा पत्र बिहार में मैं मानता हूं कि एक प्रगतिशील घोषणा पत्र है। और इसमें सामाजिक समावेश, और सबसे बड़ी बात बिहार में कि आगे का बिहार, उन्नत बिहार, डेवलप्ड बिहार, इसकी रूपरेखा बताई गई है। ये दावा किया गया है कि ऐसा करेंगे। अगर कोई घोषणा पत्र में SEZ, IT पार्क, एजुकेशन हब और कल कारखाने की बात हो रही है बिहार में, तो इसका स्वागत होना चाहिए, और एनडीए को भी चाहिए कि इससे बढ़िया घोषणा पत्र लाए, तभी तो बिहार का कल्याण होगा। कि बिल्कुल। बिहार में सब कुछ होने के बावजूद अगर वो सबसे पिछड़ा है तो आखिर क्यों है? तो इसी के लिए तो चुनाव होता है, इसी के लिए तो सरकार बनाई जाती है, लोग सरकार चुनते हैं कि भाई उनका उत्थान हो, प्रदेश का विकास हो, पलायन रुके, रोजगार का सृजन हो, और सबको भागीदारी मिले। हम्म। तो इस लिहाज से मैं समझता हूं कि ये घोषणा पत्र स्वागत करने लायक है। दूसरी चीज, हाँ, एक सवाल जरूर है कि जो रोजगार की बात की गई है कि भाई हर फैमिली से एक नौकरी दी जाएगी, वो दी कैसे जाएगी? वो कहाँ होंगे पद? लोगों को अगर नियुक्त किया जाएगा, पैसा कहाँ से आएगा? और वो काम क्या करेंगे जो नियुक्त होंगे? तो ये घोषणा में एक बात अलग जरूर दिखती है, लेकिन अगर आप पूरे घोषणा पत्र को देखें तो बहुत ऐसी चीजें हैं जो कल्याणकारी हैं। अब ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने की बात है। अभी 26 लाख लोग वहां काम करते हैं, अब बहुत सारे रिटायर होंगे। वो वाली बात, चाहे वो आंगनबाड़ी जीविका दीदियों का जो परमानेंट करने की बात है, उनके लोन माफ करने की बात है, इस तरह की चीजें हैं उसमें। और विकास की दृष्टि से भी अगर देखें तो वो जो मैंने कहा IT हब और ये वो जी। कल कारखाने की अगर बात बिहार में हो रही है तो सबको पता चल गया है कि बिहार का कल पुर्जा बहुत ध्वस्त हो चुका है। सर, एक चीज मैं आपसे थोड़ा समझना चाहूंगा कि कल तेजस्वी यादव ने सधे हुए शब्दों में ये कहा कि मैं अधिकारियों को ये कहना चाहता हूं, और बकायदा उन्होंने गृह मंत्री का नाम लेते हुए भी बोला कि मैं अधिकारियों को चेताना चाहता हूं वो किसी तरह की बेईमानी ना करें। और मैं उनकी एक चुनावी रैली भी देख रहा था, उसमें वो बहुत आक्रामक तरीके से कह रहे थे कि अगर किसी अधिकारी ने बेईमानी की तो उनका कानूनन हिसाब होगा। और राहुल गांधी ने भी ये बात उठाई थी। तो क्या ये ब्यूरोक्रेसी को धमकाना है, या ब्यूरोक्रेसी को ये समझाना है कि आपको ईमानदारी से काम करना है?
देखिए, ये दो तरह की बातें हैं। एक, अपनी तैयारी रखनी है, लोगों को जागरूक करना है कि भाई कोई हेरा फेरी न हो, इसके लिए आप तैयार रहें, आए वोट दें। दूसरा ये भी हो सकता है, ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अ, अ, वो जीत रहे हैं और दूसरी तरफ बेईमानी की तैयारी हो रही है। ये उनका आरोप है, मैं इस पे क्या कहूं। हम्म। और एक मैसेज है कि भाई जो हेरा फेरी करने पर अगर कोई है तो उसको चेतावनी भी है। लेकिन अगर ये बिहार का चुनाव, एक देखिए असाधारण चुनाव है। मैं हम्म। कह रहा हूं असाधारण चुनाव है। यहाँ नतीजे भी जो आ गए, और नतीजा आने के बाद भी उसमें कुछ गड़बड़ झाला निकला, तो ये बारूद का ढेर है, ये हम्म। आप ये समझ लीजिए। क्योंकि बहुत तरह की गड़बड़ियों के आरोप लगाए गए, वोट चोरी की यात्रा निकली, इस तरह की चीजें माहौल में, एसआईआर पुनरीक्षण हुआ, सब कुछ हुआ। तो ऐसा है कि फिर ये कसौटी पे है चुनाव आयोग और चुनाव आयोग का पूरा तंत्र कि साफ सुथरा चुनाव कराए। और अगर ये ऐसा नहीं होता है तो फिर वो नए बवाल को जन्म देगा, इसकी आशंका मुझे है। सर, क्या दबाव दिखाई देता है बाहर से चुनाव आयोग पे? चुनाव आयोग तो निष्पक्ष और लोकतांत्रिक और संवैधानिक संस्था है जो हर तरह के सरकार के दबाव से मुक्त है। देखिए, दबाव से तो मुक्त नहीं है, ये तो साफ साफ पता चलता है। और दबाव में रहा, इसका इसका इससे भी होता है कि इसका संकेत इससे भी मिलता है कि चुनाव आयोग के लिए पूरे एसआईआर जो मुकदमा चला वहां सुप्रीम कोर्ट में, उस दौरान जो इस पर विवाद हुआ, उस पर जो विरोध हुआ, उस दौरान चुनाव आयोग से ज्यादा तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, प्रवक्ताओं ने चुनाव आयोग की बैटिंग की, हम्म। चुनाव आयोग की तरफ से। तो कुछ ना कुछ तो एकदम साफ साफ पता चलता है। और ये भी कहना पड़ेगा कि जितना दबाव बनाया गया, यात्रा निकली, लोगों को आंदोलित किया गया, मुकदमा लेकर के विपक्षी पार्टियां भी सुप्रीम कोर्ट में गई, उसी का प्रभाव पड़ा कि अ, अंततः जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी उसमें हस्तक्षेप किया और आधार कार्ड को भी वैधता प्रदान किया। तो जो विवाद, अ, अगर वो दबाव नहीं बनाया जाता, लोगों में ये मैसेज नहीं जाता, तो शायद कुछ और ही रूपरेखा निकल के आता। तो ऐसा नहीं है अभी। तमाम दबाव के बावजूद भी एक जनता का दबाव होता है। हम्म। और जनता के दबाव में तमाम, अगर मान लीजिए आप कोशिश भी करें इधर उधर गड़बड़ झाला का, फिर भी प्रभाव पड़ता है। यही हो सकता है। लेकिन अगर आप ये कहें कि कभी कभी मुझे ये लगता है दिमाग में कि ये चुनाव ऐसा है बिहार का कि इसमें स्टेक्स बहुत हाई है, बहुत ऊंचा कर लिया गया है, हाई। क्योंकि अ, आगे मतलब मोदी जी के विश्वसनीयता पर भी प्रश्न है। प्रश्न बहुत सारे हैं, विपक्ष में भी है कि इन्होंने, आपने इतना हंगामा बनाया है, खड़ा किया है, आंदोलन किया है, वोट चोरी यात्रा निकाली, तो ये बहुत कसौटी पर कसा जा रहा है इस चुनाव को। इसलिए मैंने कहा कि साफ सुथरा हो, नतीजे जो भी आए, अगर गड़बड़ आया, कुछ गड़बड़ी के व्यापक पैमाने पर आरोप लग गए, तो ये बारूद का ढेर बन सकता है। सर एक ये है मुख्य बात। लेकिन ये बात है कि भाई चुनाव आयोग के बारे में मैं बार बार एक बात कहता हूं और इस बात को फिर दोहरा रहा हूं। अभी तो एसआईआर सब जगह शुरू हो गया, जी। फिर से 12 राज्यों में। असम को क्यों छोड़ दिया समझ में नहीं आया। हम्म। असम को क्यों छोड़ा गया समझ में नहीं आया। बात यह है कि चुनाव आयोग को एकदम साफ सुथरा, पारदर्शी होना चाहिए। नहीं है, शायद इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं। अभी से ही 12 राज्यों में एसआईआर करने के प्रश्न पर कई तरह के सवाल कई लोग खड़े कर रहे हैं, और उनके अपने प्रश्न हैं। मेरा ये कहने का मतलब है कि अ, जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग एक ऐसी निष्पक्ष संस्था होनी चाहिए, जो कहते हैं ना, सीजर सीजर की लुगाई को संदेह के बाहर होना चाहिए, संदेह से ऊपर होना चाहिए। बिल्कुल सही। वो
तरह तरह के सवाल हैं। अभी तो कर्नाटक, महाराष्ट्र आदि आदि का अभी पता चला कि 80 रुपए वोट डिलीशन के प्रयास के लिए किए गए थे। एसआईटी का ये पता किया हुआ है कर्नाटक में। बहुत तरह के प्रश्न है, चाहे मतदाता सूची को लेकर है, चाहे बहुत तरह की बातें हैं कि वीडियोस को लेकर है, प्रक्रिया है चुनाव अधिकारी चुनने का, एडिशन डिलीशन तरह तरह के। वो खत्म हो गया पूरा ये मैं कह नहीं सकता, लेकिन दबाव चुनाव आयोग पर निश्चित रूप से बढ़ा है। अब उस कसौटी पर वो खरे उतरते हैं कि नहीं, ये तो आपको इंतजार करना पड़ेगा कि अगली कोई घटना ऐसी हो, या पुराने जो घटनाएं आई हैं जो उनके ऊपर आरोप लगा है उसका वो निपटारा, उसका जवाब, उसका संतुष्ट करने वाला वो जवाब कैसे देते हैं। सर जी। सर तेजस्वी यादव की नाम की घोषणा उसमें होने में देरी हुई या ठीक टाइम पे किया वो अलग सवाल है, लेकिन तेजस्वी के नाम की घोषणा होने के बाद अब ऐसा लगता है कि महागठबंधन ने पूरी कमान तेजस्वी को दे दी है। घोषणा पत्र का नाम तेजस्वी प्रण है, बड़ी फोटो तेजस्वी यादव की लगी हुई है, बाकी नेताओं की छोटो छोटी फोटो। राहुल गांधी भी कल वहां नहीं पहुंचे। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी इसलिए भी नहीं पहुंचे कि अब चूंकि तेजस्वी लीड कर रहे हैं तो वो लीड करते हुए दिखाई देना चाहिए। तो किस तरह से अपोजिशन की इस रणनीति को आप देखते हैं? देखिए, मैं तो पहली दो तीन बातें हैं एक ही साथ कहूं। जी। पहला तो यह है कि हमको लगा कि जैसे मोदी जी तेजस्वी बिहार के मोदी हो गए। अच्छा, ऐसा आप क्यों? 2024 के घोषणा पत्र का भारतीय जनता पार्टी को याद कीजिए, हाँ, तो मोदी का प्रण या कुछ क्या नाम था भूल गया मैं, सिर्फ हाँ, मोदी 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 थे। हाँ, बीजेपी का जो हुआ था अनाउंस, तो हाँ, उसमें मोदी का ही कुछ क्या नाम था उसका भूल गया। जी, और पर ऐसा लगा कि जैसे भाजपा नेपथ्य में चली गई, सिर्फ मोदी जी है। हाँ, ये तो वो अक्स मुझे कल और उस दिन जिस दिन उनके नाम की घोषणा हुई तेजस्वी जी की, उस दिन ये अक्स दिखाई पड़ा, हाँ, है ना। बिल्कुल। मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं, मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि इसमें महागठबंधन का नाम ऊपर होना चाहिए था। तेजस्वी बड़ा चेहरा है, चेहरे ही हैं, तो वो होते और महागठबंधन के रूप में होते। लेकिन वो मैं उसको व्यक्तिवादी चीजों के खिलाफ। तो हम्म। अब अगर लेकिन लगता है कि ये लोग मोदी स्टाइल से प्रभावित हैं, तो उन्होंने अब वो लगाया है। और इसको अगर सहमति है तमाम पार्टियों की, तो हम लोग क्या कह सकते हैं। हाँ, लेकिन हाँ, स्ट्रेटजी इसमें ही है कि तेजस्वी का चेहरा इतना चमका दो। और हमको लगता है इसमें एक और चीज हुई होगी हम्म, कि चूंकि एनडीए में चेहरा जो है हम्म, वो सी तभी नहीं है। हाँ, भले अब कुछ कुछ बयान दिए जा रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, बड़ा वो एक जुमले की तरह कि दूल्हा को घोड़े पर चढ़ा दिया गया, उसके बाद घोड़ा को नीचे से दौड़ा दिया गया। हाँ, नीतीश जी की बात कर रहा हूँ। जी, जी, अब फिर से चढ़ाने का प्रयास हो रहा है। तो इस दौरान में जब इनका तेजस्वी का चेहरा घोषित हुआ, तो ये स्ट्रेटजी होगी, भैया देखो एनडीए में बहुत कंफ्यूजन है, हाँ, इसलिए अपना वाले नाम को थोड़ा हाथी पे चढ़ाओ, है ना, घोड़े से ऊपर चढ़ाओ। तो हम्म, उनको बड़ा आकार दे दिया गया है। ये भी एक रणनीति हो सकती है कि भाई एनडीए कैंप में तो कोई है ही नहीं, एनडीए में तो अभी बहुत कंफ्यूज का फायदा उठाया जाए। तो ये शायद एक मकसद हो सकता है। हाँ, लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने हम्म, देरी की 1 सितंबर के बाद आज ही, मतलब आज 29 तारीख की अगर हम बात कर रहे हैं, जी, तो आज इतने दिन के बाद राहुल गांधी वहां गए हैं हाँ, बिहार में। और तेजस्वी के साथ है, ये अच्छी बात है उनके लिए। लेकिन बात यह कि इतना देरी क्यों हुआ फिर, हाँ, है कि नहीं। तो बिल्कुल। फिर कांग्रेस पार्टी को उस लिहाज से क्या मिला, हाँ, 61 सीटें, पिछले बार तो 70 था। हाँ, और इस उसमें भी 61 में भी 11 आमने सामने लड़ रहे हैं। हाँ। तो ये है मेरी मेरी बात। सर नीतीश जी के नाम को लेकर के खुल के क्यों नहीं आ पा रही लेकिन अब दबाव तो बढ़ गया है सर। रविशंकर प्रसाद जी भी कह रहे हैं कि हमारे नीतीश जी मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री रहेंगे। चिराग पासवान भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री रहेंगे।
तो घोषणा कर देते फिर इतना खुल के, अगर उन्हीं को रहना है मुख्यमंत्री तो। अगले 48 घंटे बिहार के लिए बहुत ज्यादा निर्णायक है। हाँ। अगर घोषणा नहीं हुई उनके नाम का विधिवत, भाई रविशंकर प्रसाद बीजेपी आला कमान नहीं है, हाँ। ये समझिए। आला कमान तो अमित शाह जी हैं। हाँ। उनका जो पुराना बयान है कि विधायक दल चुनेगा, हाँ। जबकि वो मोदी जी के नाम की घोषणा 29 के लिए अभी से कर दी है कि 29 में यही होंगे। तो हाँ। भाई जो 25 में सामने 20 दिन में चुनाव, 15 दिन में है, उसके लिए तो कहे विधायक दल चुनेगा। तो इसी से तो कंफ्यूजन फैला है। तो अभी रविशंकर जी की इतनी वक़्त नहीं है। हाँ। बात यह है कि विधिवत रूप से साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके घोषणा पत्र के साथ ये नाम दबाव में तो है, घोषित करना पड़ेगा। नहीं अगर करते हैं हाँ। तो ये निश्चित मानिए कि बहुत ज्यादा नुकसान एनडीए का होगा, उसमें भी खास तौर से बीजेपी का नुकसान होगा। क्योंकि हमको नहीं लगता है कि जेडीयू का जो वोट बैंक है, जो कि बड़ा वोट बैंक, हाँ। वहां तो तिलस्मी वोट बैंक है उनका। ये 2% की जाति वाला आदमी 20 साल राज कर लिया तो एक नया वोट ही बैंक का एक माने कीर्तिमान स्थापित किया है। वो वोट बैंक बहुत बड़ा है। वो वोट बैंक, मुझे इस बात में शंका है कि वो भाजपा के लिए पूरी तरह से वोट कर पाएंगे। तो सर चिराग पासवान जी की क्या स्थिति रहेगी? क्योंकि बहुत से लोग जिनसे बिहार में बात हो रही है, वो सब लोग ये जरूर कह रहे हैं कि जो नीतीश के वोटर हैं वो बड़ा दम साध करके पूरे घटनाक्रम, पूरे डेवलपमेंट को देख रहे हैं। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि सबसे ज्यादा मुश्किलें चिराग पासवान की 29 सीटों पर ही हो सकती है, कि वहां पर नीतीश जी के वोट ट्रांसफर होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि पिछली बार का उनका बर्ताव नहीं भूले हैं। देखिए, सीधे सीधे जवाब दूं, हाँ। नीतीश मजबूरी है और नीतीश सबके हैं। हाँ। आज इधर हैं, कल उधर हैं, भले आप उनको पलटू कहते रहिए, तो भाई पलटते वो हैं तो बाकी भी तो पलटते हैं। उनको ले लेते हैं, उनको शामिल कर लेते हैं, उनको नेता मान लेते हैं, तो दूसरे भी पलटू हैं। तो नीतीश मजबूरी है हाँ। भाई। अदावत तो नहीं ही भूले होंगे। हालांकि एक अच्छी चीज ये हुई है कि नीतीश जी चिराग के यहाँ छठ घर गए। पूजा में गए। हाँ। हाँ, वो भी महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ। मेरा ये कहने का मतलब ये है कि भाई अगर इतना दमखम वाली भारतीय जनता पार्टी होती, जो हर जगह है, बहुत हम्म। जगह है भाई, तो ऐसा तो आजकल कहते हैं, जेपी नड्डा ने भी बयान दिया था एक बार 24 के चुनाव से पहले, कुछ रीजनल पार्टियों को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हुआ था। हाँ। और फिर मैं अभी सुन रहा हूँ कि अ, अमित शाह जी ने बयान दिया है, मुंबई में सुना है मैंने, कि अब बैसाखियों की जरूरत नहीं है बीजेपी को। है कि नहीं? वहां के संदर्भ में बोला होगा, लेकिन तो राजनीति है, तरह तरह से इंटरप्रिटेशन तो हो ही जाता है। हाँ। लेकिन ऐसी क्या बात है कि भाई नीतीश जी अगर बीमार हैं नहीं है क्या है, तो आप नीतीश जी को साथ क्यों ले रहे हो? हम्म। एक तो ये जरूरी है ना कि आपको बैसाखी की आवश्यकता है। हम्म। तो वो वाली बात है। तो नीतीश से छुटकारा करना संभव नहीं है। और नीतीश जी, वो तो चाह रहे हैं कि महागठबंधन वाले तो चाह रहे होंगे कि नीतीश जी से को इसी तरह से ये लोग ट्रीट करें, तो फिर आगे का राजनीति और खुल जाती है, फिर एक बार मिलन हो जाएगा। क्या पता, हो ही सकता है। हाँ, उसका रास्ता खुला ये है। रहेगा। हाँ। हाँ, एक बीच में आपका प्रश्न जो हम थोड़ा सा भूल गए, वो क्या आप बोल रहे थे कि चिराग वाली बात। जी जी। हाँ, देखिए, चिराग पासवान जब ये भारत सीटों का ऐलान हुआ, हम्म। वो किसने किया ये तो पता ही नहीं चला, सीटों का ऐलान हो गया, लेकिन वो भी विधिवत ढंग से तो हुआ नहीं कुछ। हाँ। तो उसके बाद ये बिहार में चर्चा चलने लगी कि 141-42 सीटों पे लड़ रही है भाजपा। हाँ। क्योंकि वो ऐसा वहां हो गया, नारा लग गया कि भाई लोजपा ही भाजपा है, भाजपा ही लोजपा है। हाँ। तो उसके जवाब में एक नारा वहां बुलंद हो गया कि भाई लालटेन ही तीर है, तीर ही तीन लालटेन लालटेन है। इस है। तरह का गड़बड़ वहां चल रहा है। हाँ। हाँ, तो ये स्थिति। सर एक चीज ये, एनडीए में सर नीतीश जी की सेहत को लेकर के भी बड़ा सवाल उठता। अभी कल ही परसों वो एक रैली में थे, तो वहां पर प्रधानमंत्री जी को उन्होंने आह्वान कर दिया कि नरेंद्र मोदी जी को सीएम दोबारा बनाइए। तो क्या ऐसी स्थिति में क्या नीतीश जी सच में स्वास्थ्य उनका इतना
कमजोर है, किस तरह की खबरें आ रही हैं, और क्या बीजेपी इसी कारण बनाने से झिझक रही है? क्या ये भी एक कारण हो सकता है? ये एक कारण हो सकता है, हाँ। लेकिन एक रणनीतिक भूल ये हो गई हाँ। कि आप ये कहते हैं कि उनका नेतृत्व रहेगा, हाँ। इसके अलावा कुछ बोलते नहीं। हाँ। तो वो नेतृत्व 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 का जो सवाल था वो इतना कह के छोड़ देते कि हाँ। भाई नीतीश जी का नेतृत्व रहेगा, है हाँ। ना। चुनाव के बाद जो आपको करना है हर जगह करते ही है, चुनाव के बाद या चुनाव अब जब एक सरकार रहती है बीच में हाँ। आप कुछ कुछ करके नया सरकार बना देते हैं। तो हाँ। वहां पर एक रणनीतिक भूल हुई, विधायक दल नेता चुनेगा कह के, ये भूल। आप उसका भ्रम की स्थिति बनाए रहते कि भाई नीतीश जी के नेतृत्व में हम चुनाव में जा रहे हैं। आपने ये थोड़ा गलती कर दी कि नीतीश जी नहीं बल्कि विधायक दल चुनाव के बाद नया मुख्यमंत्री चुनेगा, हाँ। ये तो बात हुई ना। तो ये बिल्कुल। गलती तो हुई मेरे ख्याल से। अब उसको रफू करने का प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन डैमेज तो डैमेज कर जाता है ना। दूसरी हाँ। बात आपने कही उनके बीमारी का। हाँ। हाँ देखिए, स्वास्थ्य एकदम बढ़िया है उनका, ये तो कोई नहीं कह सकता। हम्म। लेकिन इतना भी स्वास्थ्य खराब नहीं है, इतना भी स्वास्थ्य खराब नहीं है कि वो मंच पर चढ़ के इतनी भीड़ में कागज पर लिखा हुआ बिना चश्मे के अक्षरशः पढ़ ले रहे हैं, हम्म। है ना। बाकी तो कहते हैं लोग को टेलीप्रॉम्प्टर की जरूरत होती है कि नहीं, चश्मे की जरूरत होती है, उनको तो उसकी जरूरत नहीं है। हाँ। वो पढ़ रहे हैं, चल रहे हैं, चिराग के यहाँ जा रहे हैं, तो इतनी भी खराब नहीं है जितना बताया जाता है। और नीतीश जी की राजनैतिक स्वास्थ्य की चर्चा कीजिए ना, कि हाँ। उनकी राजनीतिक अहमियत क्या है। हाँ। अगर उनका शरीर सौष्ठव राजनीतिक रूप से इतना मजबूत है, तो हम तो पहले ही कह रहे हैं या सब कोई कहते हैं नीतीश तो सबके हैं, हाँ। और कब पलट जाते हैं कुछ उसका पता नहीं है। हाँ। मुझे क्या लगता है कि पूरी स्थिति में जो हालात बने हैं उसमें आपने ये भी देखा होगा कि महागठबंधन के नेता चाहे तेजस्वी हो, हाँ। कोई हमला नहीं करते नीतीश के हाँ। ऊपर। 20 साल के मुख्यमंत्री पर ऐसा हमला, कम कमतर हमला, ऐसा लगता है हमदर्दी है, पुतला बोल सकते हैं, कोई हमला नहीं है। तो सबसे बड़े विजेता तो नीतीश जी हैं। भले स्वास्थ्य स्वास्थ्य ठीक नहीं हो उनका, भले वो सीएम घोषित नहीं हो एनडीए के, तो क्या है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे उनका कोई शत्रु ही नहीं है, राजनीतिक शत्रु बिहार में। तो यहीं पे मुझे लगता है कि सारी चीजें छुपी हुई। असली मूल मंत्र वही है कि नीतीश जी सबके हैं। सर चलते चलते बस ये और समझा जाइए कि क्या आपने जो 48 घंटे की बात की कि बड़े महत्वपूर्ण है, तो क्या सर अगर तेजस्वी, अगर नीतीश जी के नाम की आधिकारिक घोषणा होती है, तो क्या महागठबंधन इसे अपने जीत नहीं मानेगा कि हमारे दबाव में बीजेपी को ये करना पड़ा? और अगर नहीं होती है तो एनडीए को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो दोनों तरफ से, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई की स्थिति नहीं बन गई है? देखिए, मैं अगर वो घोषित हो जाते हैं हम्म। तब तो फायदा नीतीश का है, मैं एनडीए का नहीं कहूंगा, नीतीश जी का ही फायदा है। और हाँ, और अगर नहीं घोषित होते हैं तो सीधे सीधे महागठबंधन को फायदा होगा, क्योंकि उनका चेहरा घोषित है, उनका घोषणा पत्र घोषित है। ये हो सकता है कि बाद में कुछ उलट पलट हो, हाँ। फिर भी उसमें भी नीतीश विजेता निकल सकते हैं। हाँ। ये हम नहीं कह मान लेंगे कि भाई महागठबंधन जी, मतलब ऐसी स्थिति है, सुनने में तो ये आ रहा है कि जेडीयू कैंप में, एक कैंप में, जेडीयू में बहुत सारे कैंप है, हाँ। तो जेडीयू के एक कैंप में ये चर्चा है कि अगर भाजपा वाले बदमाशी उनके साथ करेंगे तो फिर अंततः में उनका वोट बैंक ही नहीं, खुद नीतीश भी फिर तेजस्वी को आशीर्वाद दे देंगे। हम्म। और नीतीश जी इसकी तो, चर्चा है। हाँ, सर्वमान्य हैं भी सर, तेजस्वी चाचा भतीजा को कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए इस या तरीके की। फिर ये हो सकता हाँ। है, या देखिए, या ये भी हो सकता है कि अगर वो घोषित चेहरा नहीं होते हैं हाँ। और ऐसी गड़बड़ स्थिति कुछ बनती है, मतलब हंग असेंबली जैसा कोई चीज हो जाए, पता नहीं, हो भी हाँ। सकता है। हाँ। वैसे में हम जो एनडीए और महागठबंधन सुन रहे हैं ना, हाँ। तो उसमें बदलाव हो जाएगा कि बिल्कुल। एनडीए के कुछ भाग जाएंगे, एनडीए वाले भाग जाएंगे। हाँ। ये बात समझ लीजिए, ये भी संभव है कि जेडीयू में कोई स्प्लिट हो जाए, हाँ। लेकिन फिर भी उसमें फिर जो है ना, नीतीश प्लस महागठबंधन को एज रहेगा। ये बात समझ लीजिए, उसमें प्लस जोड़ के कह रहा हूँ।
हाँ सर, इस तरह की भी खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री जी की जो अब रैली है कल परसों, उसमें शायद नीतीश जी दूरी बना नहीं जा रहे हैं, कुछ ऐसा कारण बताया जा रहा है। कल मैं किसी को सुन रहा था, बिहार के वरिष्ठ पत्रकार को, तो उन्होंने कहा कि वो नीतीश जी नहीं जा रहे। तो अगर ऐसी घटना होती है तो इसका तो कई मायने भी निकाले जाएंगे। मायने क्या निकालेंगे, मायना क्या है, एकदम संदेश साफ है कि हमारा तुम्हारा बीजेपी और जेडीयू का नहीं पट रहा है, नीतीश के नाम पर कोई समझौता नहीं होगा। हाँ। है, और ये समझिए कि फिर एक तरह से टूट जैसा, बिखराव जैसा बात मानना पड़ेगा। ये बात संकेत ये होगा कि अगर ये दबाव बनाने की है कि भाई आप प्रधानमंत्री जी घोषित करें, क्यों नहीं कर रहे हैं घोषित। हम्म। नहीं अगर करते हैं तो इस मान लीजिए कि फिर ये पूरा उल्टा पुल्टा बिहार में सारे समीकरण हो जाएंगे, और फिर नया कुछ बनेगा। और हो सकता है फिर नीतीश जी चीफ मिनिस्टर हो। भाई तेजस्वी के सामने तो बहुत एज है, अभी बहुत समय बचा हुआ है। बन गए तो ठीक, नहीं बने तो भी ठीक, बन जाओ नीतीश जी, कुछ दिन बनेंगे। फिर तो पहले ही से बात चल रही थी। ये हाँ। पिछला बार गठबंधन हुआ था, महागठबंधन का, मतलब जिसमें तेजस्वी डिप्टी थे दूसरी बार, तो यही हो रहा था कि नीतीश जी के तो उत्तराधिकारी हाँ। तेजस्वी है। तो हाँ। चलिए, उत्तराधिकार के लिए थोड़ा और इंतजार कीजिए, चाचा को पहले अभी थोड़ा दिन और बना दीजिए। हाँ। कोई तो बना ही नहीं रहा है, हम लोग फिर बना देते हैं, हम फिर उत्तराधिकारी ले लेंगे। चलिए सर, बिहार का चुनाव रोमांचकारी है और पल पल नई नई खबरें आती हैं। आपसे बीच बीच में समय लेकर के अपने दर्शकों को आपकी जानकारियां पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।